वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और आज एक बार फिर आगाज हो चुका है मॉर्निंग स्पॉट इस प्रोग्राम का। और इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि खुशगवार बातों से स्टार्ट करें, फिर कुछ सेहत की बात कर लें, लाइफस्टाइल की बात कर लें, और फिर एक खास टॉपिक होता है जिसके ऊपर बात करनी होती है। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एक हसास टॉपिक है जिसकी हम समझते हैं कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरह से एजुकेशन देनी चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है और हम जो एज अ मीडिया पर्सन आपके लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आवाम में क्रिएट करें। फिर ये काम आपका है कि आप इस पर किस तरह से अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बिल्कुल कोई मौका नहीं जाने देंगे क्योंकि अच्छी बातों से शुरू करते हैं। अच्छी बात आज अफशीन मुझे बता चुकी हैं, मैं चाहता हूँ कि यही अच्छी बात अब आपको भी पता चले। बिल्कुल, हम मुस्कुराते हुए अपने मॉर्निंग शो का आगाज करते हैं। अगले 2 घंटों तक हमारे साथ जुड़ जाइए। और अच्छी बात आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि हमने अक्सर एक बात महसूस की है कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त देखने में बहुत आ रहा है आजकल। हम देख रहे हैं छोटी छोटी सी बातों पे ना लोग आपस से बाहर हो जाते हैं और इसी अदम बर्दाश्त की बिना पर ना ऐसे ऐसे अफसोसनाक सानिहात भी जन्म ले लेते हैं कि अब किसी को ये बात पसंद आए ना आए, लेकिन फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल में सख्त अल्फाज, तानाजनी, यहाँ तक कि ना हाथापाई भी देखने को मिलती है। आपने ये देखा होगा अक्सर ट्रैफिक की सूरत हाल पे। तो हमारे माशरती जो रवैया ओवरऑल उसमें तहम्मुल और सुनने का हौसला और समझने की जुस्तजू ना ये चीज़ कम हो गई है। और शायद हम ये भूल गए हैं कि जो बात हमें पसंद ना आए उस पर खामोश रहना, उसको नज़रअंदाज करना या दलील से जवाब देना, मतलब जलील ना करना किसी को, दलील से जवाब देना, ये भी एक तहजीब है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और अदम बर्दाश्त वाकई ख़त्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि मतलब अदम बर्दाश्त ये एक ऐसी टर्म है कि जिसको हम देखते थे कि पहले लोगों के अंदर पेशेंस होता था, सब्र होता था, तहम्मुल से काम लेते थे। अगर कुछ हो भी जाता था ना तो फ़ौरन रिएक्शन नहीं देते थे, सोचते थे, समझते थे, उसके बाद लफ्ज़ों का चुनाव करते थे और फिर जो कहना होता था वो कह गुजरते थे। आज हम सिर्फ ये रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं ना तो वो भी फौरी और शदीद होता है। हमारा जो रिएक्शन होता है, मतलब एक इतनी छोटी सी बात है कि अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशन भी करें ना, एक मिसाल देने के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप समझिएगा कि ये आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आप किसी की बात सुन नहीं रहे होते, आप सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि उसकी बात खत्म हो, हम उसका रिएक्शन दें, सुनना शुरू करें। और एक बार फिर बर्दाश्त, संजीदगी और मुकालमे की रिवायत को जो है ना वो जिंदा करना होगा, क्योंकि अगर हर इख्तिलाफ पर लड़ेंगे ना तो फिर लड़ते ही रह जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे कभी। बिल्कुल, और ये जो बर्दाश्त है ना वो कमजोरी नहीं है बल्कि शऊर की अलामत है। Good, ये नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई बर्दाश्त करके सह गया तो वो उसकी कोई वीकनेस थी या फिर वो डर गया या वो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि वो लेट गो करते हैं, वो उनकी शऊर की अलामत होती है। ये बड़े मैच्योर लोग होते हैं जो रिएक्शन नहीं और देते। बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इग्नोर करके नहीं गुजर जाते, वो सहते हैं, उनको भी बुरा लगता है लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं। और यही असल ताकत है। कहते हैं ना, पहलवान वो नहीं जो पिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रख ले। वाह भाई वाह, क्या पहलवान की मिसाल दी है हमारी होस्ट है। बहरहाल चलते हैं कुछ खबरों की तरफ, और खबरें भी बहुत सारी हैं भाई, बहुत सारी खबरें, और कुछ विजिट्स भी हुए हैं, वो भी सरप्राइजिंगली आपको दिखाएंगे। जो खबरें होती है ना गैर मुल्की सतह पर, आलमी सतह की अगर बात करें या फिर लोकल सतह पे, वो सारी कंपाइल करके हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जो है हमारी टॉप स्टोरीज का आगाज करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। आपको मैं बताऊं कि ये जो सदर ट्रंप है ना, मतलब इसराइल और अमेरिका की पॉलिसी आप देखें, यानी कि ये हमला भी कर रहे हैं फलस्तीन पर, गजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, मतलब दुनिया भर से उन्होंने बगावत लेकर एक जंग छेड़ी है। उसमें क्या मतलब जेनोसाइड किया है, क्या लोगों को मारा है, लेकिन अब दोबारा आबादकारी की तरफ आने की बात कर रहे हैं और उसमें भी मदद मांग रहे हैं तो मुसलमानों से कि भाई आप लोग आए, आगे बढ़ें और जो है ना वापस से हमारी ये जो रिजीम चेंज की पॉलिसी है उसमें हमारा साथ दीजिए, दोबारा से यहाँ पर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस करें, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये कि अरब ममालिक से मदद मांग रहे हैं। मतलब ये देखें तो अमेरिकी सदर आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को गजा में जंग के बाद की जो गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ है वो पेश करेंगे। और अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके, यानी कि चाह रहे हैं अरब और मुस्लिम ममालिक फ़ौज भी भेज दें वहाँ पर, उनको हर तरह से सपोर्ट भी मिल जाए। और अमेरिका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली, यानी कि जो उनका असल मोटिव था वहाँ पर हमला करने का, रिजीम चेंज, वो भी कर लें, बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। मतलब ये क्या हो रहा है? अच्छा, कुछ एक रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की अगर बात करें तो आज होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान, सऊदी अरब
यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। ये मुस्लिम ममालिक से ट्रंप की एक बाज़ाब्ते तौर पर मुलाकात है। तवक्को तो यही जाहिर की गई है जो कि ट्रंप ने कहा है कि इन अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से जिन उमूर पर बात करेंगे उसमें इसराइली इनक़िलाब से मुताल्लिक़ उसूल और जंग के बाद गजा में गवर्नेंस से मुताल्लिक़ उमूर शामिल होंगे। अच्छा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ट्रंप ने जब सदारत संभाली थी तो उसके बाद एक बात ये सामने आई थी, एक स्टेटमेंट सामने आया था कि ये जो गजा वाली पट्टी है ये ट्रंप के हवाले कर दी जाए। ट्रंप यहाँ पर एक नई आबादी बनाना चाहते थे, लोगों को बसाना चाहते थे, और ये मेरा अपना विजन है, जराए भी यही बता रहे हैं कि वो एक नई कॉलोनी वहां पर आबाद करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट वुड इट बी, लेकिन मतलब पूरी दुनिया छोड़कर इनको गजा की पट्टी ही मिली वहां पर अपनी आबादकारी के लिए। तो बहरहाल अब देखना होगा ये कि मुस्लिम ममालिक का इसमें क्या रिएक्शन आता है, या फिर वो भी बस जी हुजूरी की बुनियाद पर वो, मेरे ख्याल में अब ये लोग जो एक्सेप्टेंस आई है ना बहुत सारे फ्रांस की तरफ से भी इसको फ़लस्तीन को तस्लीम करने की, और बहुत सारे ममालिक जो तस्लीम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सब तस्लीम कर लेंगे और होगा क्या, रिजीम चेंज हो जाएगा। मतलब क्या आपको पता है कि ट्रंप की मुलाकात शहबाज शरीफ से भी होने जा रही है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात होगी, और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू हो गया है। और तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, स्पोक पर्सन ने भी बताया है कि ट्रंप की जो पहले अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात होगी। फिर तर्जुमान ने यह भी बताया कि सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, तुर्किया, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। अकेले अकेले भी कर सकते हैं, कंपाइल जो है वो मिलकर भी मुलाकात हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रंप हैं वो यूक्रेन, अर्जेंटाइन और यूरोपीय यूनियन रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। मुझे लग रहा है कुछ वर्ल्ड ऑर्डर नया जो है वो चेंज होने जा रहा है। साइड लाइन पे बात करने की जो बात है वो असल में इनका मेन और कोर इशू है, वो यही है कि जो रिजीम चेंज की बात है उसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, यानी कि मारो भी तुम और आबादकारी भी फिर मुसलमानों से ही। आपने देखा था जब चीन में सबसे बड़ी परेड हुई थी तो उसमें 26 ममालिक थे। अच्छा। जिसमें से सर फहरिस्त नॉर्थ कोरिया था, रशिया था और फिर पाकिस्तान था, और जो है वो चीन भी वो फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो होस्ट कर रहा था तमाम चीज़ों को। अब सेम एज अब आप देखें ट्रंप ने भी इन तमाम मुस्लिम ममालिक से मुलाकात करने का कहा, मुलाकात होनी है, मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाएगी। सो व्हाट आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टू बी डिसाइडेड कि ये क्या होने जा रहा है और किस तरफ जो है वो किस करवट मतलब ऊँट बैठेगा। आप ये देखिए पावर पॉलिटिक्स में जो गेम है वो भी अमेरिका के ही हाथ में है। चाहे अमेरिका खुद जारियत कर रहा है, इसराइल खुद जारियत कर रहा है, लेकिन क्या मासूम भी यही लोग बन रहे हैं और मदद के लिए भी यही लोग पुकार रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप देखें ना इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे रिच इन मिनरल्स, रिच इन फॉसिल्स अगर कोई है तो वो गल्फ कंट्रीज़ है, अरब ममालिक हैं। जिसने भी इस दुनिया के अंदर पावर गेम को जो है वो अचीव करना है तो वो अगर गल्फ को, मुस्लिम कंट्रीज़ को उनके साथ दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात रखे, या फिर दूसरे तरीके से जो इन लोगों का वतीरा है, जिस तरीके से भी जो इस पूरी कंपनीज मार्केट को कैप्चर करेगा, हु कैप्चर द मार्केट, वही फिर रूल करेगा ना। तो अब ये जंग है कि किसने रूल करना है। बिल्कुल, अब देखें ना मिस्र को तो उसने अपने रिजीम चेंज में लेकर आ चुका है अमेरिका। अब जो जो जगह पे वो रिजीम चेंज नहीं ला सका वहां पर ये अपनी जारियत करके वो करने की कोशिश करेगा, अपने एंड्स मीट करने की कोशिश करेगा। आगे अगर बात करें, पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीनी रियासत को फ्रांस और बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से भी तस्लीम करने का खैर मकदम किया है। और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार ने मुतालबा किया है कि तमाम ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को ताहाल तस्लीम नहीं किया वो बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करें। अब तस्लीम करना तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो ही जाएगा ये प्रोसेस, मतलब अब कोई रुकावट बाकी नहीं है तस्लीम करने में, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता यही होने जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी पॉलिसी लेकर आने वाला है उसमें वो जो रिजीम चेंज की बात करेगा, दोबारा से आबादकारी की बात करेगा, तो फिर तो फ़लस्तीन का आप नाम, झंडा, सभी कुछ तस्लीम करना। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, 1948 की अगर इस रियासत की बात करें ना तो ये तो पाकिस्तान सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला जो है वो मुल्क है फ़लस्तीन को। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ममालिक ने एक्सेप्ट किया। अब जो कुछ हो रहा है ना, मैंने एक बात कही थी शायद आज से 6-7 महीने पहले कि गज़ा सब कुछ दिखा देगा। गज़ा वो मुकाम है, गज़ा वो प्लेस है कि वो सब कुछ अयां कर देंगे।
अब फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए जो है वो कुछ कंट्रीज़ भी सामने आ गए, जिसके अंदर हम अभी बताया ना आपको कि फ्रांस भी जो है वो सामने आ चुका है। अब होगा ये कि इस पर भी अब जब ट्रंप ने बात करना शुरू की तो अब कोई पॉलिसी वाज़े होगी, लेकिन वही बात है ना कि इजराइल फिर उसकी कंटेम्प्ट ऑफ जो आपका पूरा मुआहिदा होता है वो करता नजर आता है, उसको नहीं रोक रहा कोई। बहरहाल ट्रेन को लेकर हाँ बिल्कुल चलते हैं पाकिस्तान की तरफ ना। पाकिस्तान के कबायली जिला खैबर उसकी वादी 13 में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक हो गए हैं और पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना दहशत पसंद शामिल हैं और मरने वालों में खवातीन बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल हैं। मतलब उन्होंने ढाल बनाया हुआ था आम शहरी। बिल्कुल, ये वीडियो भी वायरल हुई थी और पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल करे तो यहाँ पर असला ज़ख़ीरा किया गया था। धमाके से करीब की गई जो रिहाइश गाहें थीं वो भी तबाह हुई हैं, जबकि पुलिस ऑफिशल्स ने कुछ और चीज़ें भी बताई हैं। सूरज ज़दा इलाके में शिद्दत पसंद आम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। एक वीडियो आई है जिसके अंदर जो दहशतगर्द हैं वो पूरा राउंड बना के खड़े हैं और बच्चे उस जो है वो सर्कल के बीच में खड़े हैं। देखें बच्चे नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे एरियाज हैं यहाँ पर इतने ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन जब तक मुकामी लोगों की कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन नहीं होगी ना, यू कांट डू एनीथिंग। मतलब आपको बहुत मुश्किल हो जाता है पहाड़ी रास्तों के ऊपर ऑपरेशन करना। बिल्कुल। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास से अपने हथियार डालने का मुतालबा किया और फ़लस्तीनी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब में कहा कि हमें गज़ा में इमदाद की ज़रूरत है, गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। और वीडियो लिंक से खिताब के दौरान उन्होंने मुतालबा किया हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। बिल्कुल ही ऐसा है कि फ़लस्तीनी सदर ने जब जंग के खात्मे में सालिसी पर मिस्र और कतर को उनके किरदार को सराहा है। अच्छा, कतर और मिस्र दोनों ऐसे हैं कि उनके ताल्लुकात कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे कतर के फाइनेंशियल टर्म्स हैं इसराइल के साथ, तो ये भी है। लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कतर खड़ा होता है हमेशा फ़लस्तीन के लिए ना, हमेशा उसने जो है वो रेजिस्ट किया है और हमेशा जो है वो उसके लिए आवाज़ उठाई है, तो उसको सराहा भी किया है और ये भी कहा कि हम हथियारों के बगैर एक मुत्तहिद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। सदर महमूद अब्बास ने ऐलान भी कर दिया कि जंग के खात्मे के 3 माह के अंदर एक अबूरी आइन तैयार किया जाएगा ताकि इक़्तिदार की जो मुंतकली है ना, जहाँ जहाँ भी रिजीम चेंज हो रहा है तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि रिजीम चेंज होकर अपना ही फेस बिठा दिया जाए। शफाफ हो, मुनज़्ज़म तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी हो उसके अंदर, और जो यूनाइटेड नेशंस है ख़ासतौर पर बैनुल अक़वामी इदारे उनकी निगरानी में ये इंतखाबात कराए। बिल्कुल, और आइन और कानून के तहत रियासत का क़याम मुमकिन हो सकेगा इस तरह से। और बरतानिया की बात की जाए तो बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक हैं, उन्होंने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। और इसी पर हम आगे बात करें अगर मैच की और एशिया कप T20 की, इसके सुपर 4 मरहले में तीसरा मैच आज पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा और श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मरहले का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई है। बिल्कुल, मैच की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आपको बताया था। अब ये है कि पीर को जो पाकिस्तानी टीम है उसने आराम कर लिया, यानी कि कल के दिन अब इवेंट के अंदर फाइनल तक रसाई के लिए। अच्छा, जो शायकीन है ना वो बड़े मज़ेदार तबसरे करते हैं। अब जो नेपोटिज्म है या फिर आप कह लें कि जो इस वक्त नेट के ऊपर बैठकर कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो बड़ी मज़े की बातें करते हैं। जब ये पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कि मीम की एक अलग दुनिया है। फिर अभी शायकीन क्रिकेट की अगर बात करें, पाकिस्तान के जो फैंस हैं ना, उन्होंने अभी तक उम्मीदें बांधी हुई कि पाकिस्तान फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में नजर आ रहा है। अब ये नहीं पता कि जोड़ तोड़ कैसे करती है कौम कि अगर फला टीम को जो है वो कब्ज हो जाए और फला टीम जो है वो नहीं पहुंच सके और फला टीम बारिश में रुक जाए और ये गाड़ी पंचर हो जाए, नहीं पहुंच सके। ये सारी जोड़ तोड़ जो है ना वो पूरी सोशल मीडिया पे चल रही है। ये लोग और किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है और कोई भी टीम एक मैच की कामयाबी पर भी फाइनल में पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा मुश्किल हो गया खास तौर पे चेयरमैन पीसीबी के लिए भी ना, क्योंकि चीज़ों को जिस तरह से वो टेकअप कर रहे हैं और टैकल कर रहे हैं। तो चेयरमैन पीसीबी की बात कर लेते कि स्टेडियम में आमद हुई जनूबी अफ्रीका वेमेंस की कप्तान को जो है वो ट्रॉफी दी। मोहसिन नकवी साहब की अगर बात करें तो पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं और उनके कोचेज हैं उनसे भी मुलाकात की। अच्छा, एक वीडियो, एक पिक्चर भी वायरल हो रही है। पाकिस्तानी जो इस वक्त टीम की कप्तान है या फिर वो प्लेयर हैं, उन्होंने भी वो 6-0 वाला इशारा किया। अच्छा, ये तो चले, ये तो
हर जगह ही इशारा करना इस वक्त बनता है, लेकिन जो ये पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम है ना, मोहसिन नकवी ने क्या किया कि अब जाहिर है वो पाकिस्तान की जो बॉयज़ की टीम है वो तो आपको पता है कितनी मायूस कुन परफॉर्मेंस इनकी हुई, तो उन्होंने अपना सारा जो है ना इनाम और इकराम से नवाज दिया विमेन क्रिकेट टीम को, और 10-10 लाख हर खिलाड़ी को दिए हैं भाई। और इन्होंने मुलाकात की है, बाकायदा ये आए हैं और ख़वातीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और तमाम खिलाड़ियों को 10-10 लाख इनाम का ऐलान भी किया। और साथ ही चेयरमैन पीसीबी ने मुसलसल 2 सेंचुरियां स्कोर करने पर सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान किया है। तो इन्होंने अपना मतलब दिखा दिया कि भाई चलो वहां पर नहीं तो हमने यहाँ पर कसर मतलब हमारे लड़कों को किस मद में देंगे पैसे 6-0 दिखाने पे या एक्शंस दिखाने पे। हाँ। अब बहरहाल मोहसिन नकवी साहब यहाँ तो पहुंच गए, अब ऐसा ना हो कि ये भी परफॉर्मेंस करना छोड़ दे टीम, तो फिर मोहसिन नकवी साहब मायूस ही हो जाएंगे, फिर उनके पास कोई और हल नहीं है इन लोगों को चेंज करने का। अभी पोस्टमार्टम होना है, सब्र कर लें, रुक जाएं, ये एशिया कप से जरा वापस आ जाए, कुछ चेहरे आपको टीम में नजर नहीं आएंगे, जैसे पिछले कुछ चेहरे आपको नजर नहीं आते, अब ये जो चेहरे इस वक्त खेल रहे हैं इनमें से कुछ बहुत अरसे तक आपको नजर नहीं आने वाले हैं। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से जो है वो टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते नजर आए मोहसिन नकवी साहब। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, पीसीबी का सबसे मजबूत इस वक्त चेयरमैन हमारे पास मौजूद है, आपको याद होगा कि आईसीसी के साथ लड़ना, बात करना, कन्फ्रंटेशन करना या फिर आर्गुमेंट करना, अभी वो रेफरी वाला मसला आया था उसको भी, वो जो अंपायर वाला मसला आया था उसके लिए भी एफर्ट की, फिर पाकिस्तान जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था तब भी एफर्ट की थी। तो मोहसिन नकवी साहब बड़े तगड़े आदमी हैं और बड़े आउटस्पोकन हैं, बोल देते हैं, किसी दबाव में नहीं होते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि किसी दबाव के बगैर जो है वो बेखौफ होकर खेला करें, किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। जैसे शायकीन क्रिकेट कहते हैं ना, भाई पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कोई डील कर रखी है कि मैच नहीं जीतेंगे, बॉर्डर पे पानी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सारी मिथ है। वो जितना पानी छोड़ते हैं हम उतने जहाज गिराते हैं, और वो याद है ना, यूं करके यूं, तो इंडियन फैंस के लिए। और जो अच्छा इंडिया में भी देखा जाता है मॉर्निंग स्पॉट, आपको पता है? अच्छा? आप जरा YouTube पे जाके देखो तो नीचे कमेंट्स आए हुए होते हैं किसी शुक्ला के, किसी पार्वती के, तो वो देख लें आप लोग ना ये। अच्छा, अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल की, जिसमें अगर हम मरकजी मुस्लिम लीग की बात करें तो वो इस वक्त अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रही हैं और इन मुश्किल हालात में मुतासरीन के शाना बशाना खड़े की। बिल्कुल ऐसा ही है, कल हम गए थे इनके मरकज़ी कैंप पर, जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, और उनका कैंप ही कराची में जो हेड ऑफिस है वहाँ पर लगाया गया है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, ज़रा एक नज़र डालते हैं कि कल हमने वहाँ क्या क्या मनाजिर देखे। बिलाल भाई, हमारे पास ये जो मरकजी मुस्लिम लीग का मरकजी इमदादी कैंप हमने यहाँ पे बनाया कराची के अंदर, यहाँ पे हम 10,000 से ज्यादा खानदानों के लिए राशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और राशन यानी कि ऐसा तैयार करने जा रहे हैं कि ताकि कोई एक मुतवस्सित फैमिली जो है ना वो कम अज कम 15 से 20 दिन गुजारा कर सके। और हर राशन पैक जो है वो 20 से 25 किलो 30 किलो के करीब इसका वजन है। मैं आपको अगर चीजें अगर इसके अंदर मैं दिखाऊँ तो मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर हमने मसाला जात ऐड किए हैं, बच्चों के लिए दूध ऐड किया है, माचिस का डिब्बा है, नमक है, इसी तरीके से भुने हुए चने हैं, इसी तरीके से चाय की पत्ती है, 3 मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर हमने दालें शामिल की हैं, इसी तरीके से सफेद चना है, ये तो अच्छा खासा माशाल्लाह बिल्कुल 3 किलो चीनी है, 3 किलो चावल है, 3 किलो आटा है, और इसी तरह 3 किलो ऑयल। अच्छा, ऑयल भी इसी के अंदर यानी कि हमने शामिल किया ताकि एक 4 से 5 आदमी की फैमिली होती है वो कम से कम 25 दिन। ये जरा दिखाएंगे पूरा वहाँ तक जा रहा है, ये अभी यानी कि तैयार करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम सिलेंडर भी रखे, सिलेंडर भी भेज रहे हैं। अब चूंकि सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है कि तमाम चीजें ही तकरीबन वहाँ खत्म हो चुकी हैं। लाइनों में पानी चला गया। अगर लकड़ियाँ किसी जगह इस्तेमाल करते थे तो वो गीली हो गई है, नहीं जला नहीं सकते, तो हम सिलेंडर दे रहे हैं। अच्छा, ये सिलेंडर खाली नहीं है, हम इसके अंदर गैस भर के दे रहे हैं ताकि ये ना हो कि वो बेचारे मुतासिर। लेकिन ये क्वालिटी, ये वाले सिलेंडर जो है ना फटते नहीं है, ये सुई गैस सर्टिफाइड सिलेंडर बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह सिलेंडर के साथ हम चूल्हे भी दे रहे हैं क्योंकि सैलाब मुतासिरीन सिर्फ अपनी जानें बचाकर बाहर निकले, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे जो सिंध के सदर फैसल नदीम साहब वो कहने लगे थे जब हमने खैमा बस्ती वहाँ कायम की कि शायद लोग अपनी चादरें बिछा के नीचे तख्ती बना लेंगे, ऊपर हम खैमा दे देंगे। वहाँ चादरें बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो हम उनके लिए बिस्तरों का भी इंतजाम कर रहे हैं, कपड़ों का भी इंतजाम कर रहे हैं। फैसल भाई उधर ही है, फैसल भाई और नदीम भाई दोनों इस वक्त जलालपुर के अंदर है। अच्छा, हमारी क़यादत पहले दिन से ही लोगों के साथ खुद यहाँ, बल्कि वो कश्ती के जरिए भी रेस्क्यू का अमल भी सबसे पहले पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये कपड़े, अच्छा आप देख रहे होंगे कि ब्रांडेड कपड़े हैं, न्यू कपड़े इस्तेमाल शुदा नहीं है। ठीक है। हम लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप अपने मुतासरा भाइयों के साथ खड़े होने के लिए मदद कर रहे हैं ना,
तो आप उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना होने दें। क्यों? क्योंकि वो पेशेवर भिखारी नहीं है, वो एक आजमाइश की यानी कि तो माशाल्लाह कारोबार थे, कोई किसी प्रोफेशन में, कोई किसी हुनर से ताल्लुक रखता था। बिल्कुल ऐसे है। तो वो ये बिल्कुल ब्रांडेड कपड़े हम कहते हैं जो हम खाएं वो उनको खिलाएं, जो हम पहनते हैं वो उनको पहनाएं। तो ये वाली तरतीब हमने शुरू की है और हजारों की तादाद में। दूसरा ये कि बच्चे, छोटे बच्चे, उनका बचपना इस वक्त सबसे अहम है। तो हम उनकी खुशियों को बहाल करने के लिए खिलौने भी हम वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। और जो हमने खेमा बस्तियाँ वहाँ लगाई, वहाँ हमने झूलों का इंतजाम किया। वहाँ खेमे अब तक कितने लगा चुके हैं? तकरीबन सिर्फ जलालपुर जो है ना, जलालपुर के अंदर हमारे 5 खेमा बस्तियाँ हैं और वहाँ तकरीबन 1500 से ज्यादा खानदान उन खेमा बस्तियों के अंदर यानी कि इस वक्त मौजूद हैं। वेरी गुड। इस तरह पंजाब के दीगर अजला जो भी मुतासिर है वहाँ तमाम जगहों पे हमारे यानी कि खेमा बस्तियाँ मौजूद हैं। और सिर्फ खेमा बस्ती हमने ये नहीं किया कि लोगों को, और ये आपके लोग रज़ाकाराना तौर पर सारी पैकिंग करने में लगे हुए हैं? सब पैकिंग में ही लगे। कोई बाहर से हायरिंग में भी अपने ही लोग देख रहे हो मैं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई इस वक्त जो आजमाइश की सूरत है, अभी जब मैं पहुंचा तो इशा की नमाज का वक्त हो रहा था तो मैंने कहा ये तो पूरा कैंप खाली पड़ा, तो बताया बाजमात जो है वो नमाज पढ़ने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे हमारी पैकिंग का सिलसिला चलता है। यहाँ आते हैं यानी कि बोरियों की सूरत में हमारे पास सामान आता है। जो मुखैर हजरात हैं वो आपने देखा ही है कि एक पहले अभी रिक्शा आया हुआ था जिसकी जो इस्तात है वो लेके आ रहा होता है। तो हम उसी हिसाब से अपने तरतीब से उसकी पैकिंग करते हैं, फिर इनके पैकेजेस वगैरह बना के आके दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई इस वक्त जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो अवाम है वो मुतासर हुए हैं, तो हर किसी को चाहिए कि वो अपना हिस्से का किरदार अदा लाजमी तौर पर करे। जो अगर माल दे सकते हैं वो माल की सूरत में किरदार अदा, जो वक्त दे सकते हैं वो वक्त दे। इस तरह यानी कि हर मुमकिन सूरत जो कुछ कर सकते हैं ना, अपने मुतासिर भाई जो है उनका हाथ में लोग आ रहे हैं, मदद के लिए आ रहे हैं, बेशुमार लोग आ रहे हैं। सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये अवाम के, ये जो कराची के लोग हैं ना, कराची हमेशा अहले खैर रहा है, ठीक है। हमेशा कोई भी अल्लाह ना अगर कोई आफत आई है, कोई मुसीबत आई है, तो कराची ने सबसे बढ़ के भी और सबसे पहले भी मदद की है। अभी गिलगित के अंदर जो मामला हुआ, शांगला के अंदर हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त को सैलाब आया। 17 अगस्त को फैसल नदीम साहब जो हमारे सिंध के सदर हैं और कराची के सदर नदीम अमा साहब, वो खुद बजाते वहाँ मौजूद थे। तो कराची के लोगों ने मदद की। तो हमने प्रोग्राम में भी लिया था, तो वो वही ऐसे ही है। तो भाई कराची वालों का दिल माशाल्लाह बड़ा है, बहुत बड़ा है। और मैं कहता हूँ कि फलाही कामों में कराची वालों का कोई सानी नहीं है। और ये अफजल भाई ने खुद अपने मुँह से कहा है कि ये माशाल्लाह से इसमें लोगों ने जुड़कर साथ दिया है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और देख लें अपनी आंखों से कि ये सामान यहाँ पर पैक हो रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है और वहाँ तक पहुँच भी रहा है, बाकायदा ट्रांसपेरेंसी रखकर सैलाब ज़रदान तक वहाँ पर ये सामान पहुँचाया जा रहा है। तो अगर आप मदद करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि करना चाहिए सबको, तो जल्दी आ जाइए। शारा फैसल के ऊपर इनका ऑफिस है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का। सबको पता ही है किस गली में है, बिल्कुल मेन शारा के ऊपर ही है। यहाँ पर आप आएंगे, आप गूगल मैप पे भी लिखेंगे ना पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, तो वो ऑफिस आपको मिल जाएगा। ऑफिस के बराबर वाले प्लॉट के ऊपर ये जरा दिखाएं, ये प्लॉट दिखाएंगे। इस प्लॉट के ऊपर जो है वो सारा कैंप लगा हुआ, बाहर आपको नजर आ जाएगा कि ये कैंप जो है वो उसके पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं। तो बस आए और जल्दी जल्दी मदद करें। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, ब्रिलियंट वर्क बिलाल, बहुत ज़बरदस्त आपने ये काम किया। और अच्छा, मैंने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो काम कर रही है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, हमने देखा कि कश्ती के ज़रिए सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू करने का काम लोगों का, या फिर ये जो राशन पहुँचाने का काम है, इसमें एक अपील भी की उन्होंने कि लोगों से भी दरख्वास्त की है। और एक और शख्सियत है जिसने दरख्वास्त की, हदीका कियानी साहब, उन्होंने कहा अपने ठंडे कमरों से, एसी वाले कमरों से बाहर निकलें। और मैंने हदीका कियानी की वीडियो देखी थी जिसमें लोगों ने जो कपड़े दिए थे उसमें वो कुछ डिफॉल्टेड भी थे, तो उन्होंने उस तरह के कपड़ों को डिस्कार्ड करते हुए कहा कि देखें, आप किसी की मदद कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो बैगर्स हैं कोई। आप जिनकी मदद कर रहे हैं वो भी एक अच्छे वक्त से गुजरे हैं, लेकिन अब वो मुश्किल वक्त में, तो उनको अच्छे कपड़े दीजिए। आप नए कपड़े नहीं दे सकते तो पुराने भी अगर दे रहे हैं तो वो ख़राब ना हो। तो ये चीज़ ज़रा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नौयत की हो रही है। कहीं गर्मी की शिद्दत है तो कहीं जुज़वी अबर आलूद मौसम है, कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर में मौसम उमूमी तौर पर खुश्क रहेगा और मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मौसम के हवाले से जो है वो बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी हो सकती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों के अंदर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तो हम चित्राल की बात करें, दीर है, सवात है और गिरदोनवा में भी हल्की तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश रहने की भी पेशगोई कर दी गई है। और सिंध के साहिली इलाकों में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहेगा और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो ये तो सिंध के लिए अच्छी खबर है। पंजाब की बात की जाए तो ज़्यादातर अजला में मौसम गर्म और
खुश्क रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अलबत्ता बलूचिस्तान के ज़ाहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। आगे बढ़ें और अपना लाइफस्टाइल का सेगमेंट शामिल करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि आजकल के जो मसरूफ़ और तेज़ तर्ज़ ज़िंदगी है ना, इसमें अक्सर हमें अपने ये जो है ना हमारे जो खाना पीना है, अक्सर हमें अपने मैदे पे भारीपन और दर्द या पेट में गैस की जो शिकायत हो जाती है, बहुत कॉमन मैंने देखा है। और ये मामूली सी तकलीफ़ शायद नज़रअंदाज की जाए, मगर ये हमारी रोज़मर्रा की जो कारकर्दगी और आराम को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। और मैदे में भारीपन या पेट में गैस की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे गलत खाने पीने की आदत, हाजमे की कमजोरी, यहाँ तक कि जहनी जो दबाव है ना, स्ट्रेस, वो भी मैदे पर कहते हैं ना, योर गट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन। अच्छा, इस मसले को अगर बर वक्त भी ना टैकल किया जाए ना, अगर ना समझा जाए और अगर इलाज भी ना किया जाए तो ये मजीद संगीन हो जाता है, जो मैदे की दीगर बीमारियों के तरफ भी ले जाता है और फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्योंकि खुशकिस्मती से इसकी बहुत सी वजूहात को समझकर अपनी ज़िंदगी के अंदर चंद आसानियाँ लाकर ना इस मसले से भी बचा जा सकता है और अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। लाइक आप खाने पीने का बड़ा थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि सारी बीमारियों की जड़ मैदा ही होता है। मैदे से ही मुख्तलिफ जगहों पे जिसको भी मैंने देखा है ना ज्यादा खाते हुए, जिसको मैंने रोजा रखते हुए कम खाते हुए देखा है ना, उसको मैंने इतना बीमार नहीं देखा। जिनको मैंने ज्यादा खाते हुए देखा है, इनफैक्ट उनको ज्यादा बीमार होते देखा है। तो सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब, जो क्लीन ईटिंग की हैबिट है, वक्त पर खाना, मुनासिब मिक़दार में पानी पीना और जिस्मानी सरगर्मियों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत मददगार साबित होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपनी खुराक को और तर्ज जिंदगी पर जरा सा ध्यान और फिर इस तकलीफ से भी बचा जा सकता है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना की जो ज़िंदगी है ना आपकी, उसको खुशगवार और आरामदेह बनाने के लिए ना आपको, वो कहते हैं ना कि कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं और इतना खा लें कि एक पोर्शन आपके मैदे के अंदर ना बाकी रहे। ऐसा ना कि बिल्कुल आपने ये शहरक तक बिल्कुल सुन्नत तरीका भी है कि आप एक हिस्सा छोड़कर, मतलब ये कि आधा पेट खाएं, यानी कि पोर्शन डाइट लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो आ गई रोजाना की टिप्स सेहत के हवाले से जो आपको टिप्स देता है। अच्छा, इनको ये टिप्स जो है ना, ये देना भी जरूरी है। ये आपको याद होगा कि बचपन के अंदर हमें ये सारी टिप्स फ्री में घर में मिला करती थी। आपने ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये खाना है, वो पीना है, ये तमाम चीजें होती थी। और इसी के साथ साथ हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो टूरिज्म का होता है। और आज कहाँ लेके जा रहे हैं आप? आज हम आपको बताते हैं, पहाड़ों की सैर कराएंगे। और किसी खामोश पहाड़ को बोलते सुना है आपने कभी? नहीं सुना? तो एक जो है वो तख्त भाई है, पेशावर के अंदर एक पहाड़ है और उसको पहाड़ को ये नाम तख्त भाई क्यों दिया गया है, क्या है, कैसी उसकी जो डॉक्यूमेंट्री पूरी बनाई गई, टीम ने बड़ी मेहनत से रिपोर्ट बनाई है, जरा इस पर नजर। तख्त भाई पे चलते हैं आज। कभी आपने किसी खामोश पहाड़ को बोलते सुना है? ये तख्त भाई है पेशावर से 80 किलोमीटर दूर, जहाँ हर ईंट एक तहजीब की गवाह है और हर दरो दीवार बुद्ध मत के सुनहरी दौर की कहानी सुनाती है। तख्त भाई सिर्फ एक आसार कदीमा का मुकाम नहीं, बल्कि एक जिंदा विरसा है जो हमें माजी की तहजीबों, उनके अंदाज़े फिक्र, रहन सहन और रूहानी निजाम के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ कदम रखते ही महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। हर दीवार, हर खंडर, हर ईंट में एक कहानी छुपी हुई है। ऐसी कहानी जो इंसानी अजमत, तख्लीकी सलाहियत और रूहानी तलाश की गवाह है। मर्दान के करीब वाक़े ये मुकाम 1 सदी क़ब्ल मसीह से ताल्लुक रखता है और 1980 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया। तख्त इसलिए कि ये एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़े है और भाई इसलिए कि इसके दामन में एक दरिया बहा करता था। यहाँ सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तहजीब की झलक मौजूद है। खंडरात में राहिबों की इबादतगाहें, सोमय, मुजस्समे, राहदारियां, कन्वेंशन हॉल्स और वो तमाम निशानियां आज भी सांस लेती महसूस होती हैं, जो बुद्ध मत की रूहानी अजमत की अक्कासी करती हैं। बुद्धा तहजीब के सबसे नुमाया पहलू गंधारा आर्ट है, जिसमें बुद्ध की शबीहें, मुजस्समे और मनाजिर रोमन, यूनानी और ईरानी फन के मिलाप से बनाए गए ये फन तख्त भाई में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। जहाँ बुद्ध मत के मुजस्समे निहायत बारीकी से तराशे गए हैं, यहाँ जो इमारतें तामीर की गई वो हर लिहाज से मुकम्मल थीं। रोशनदान, ताक, पानी का निजाम, हत्ता के पहाड़ी के ऊपर रहने वालों के लिए भी आब रसानी का बंदोबस्त किया गया। तख्त भाई की जमीन इतनी जरखेज थी कि बरतानवी दौर में एशिया का पहला शुगर मिल यहाँ कायम किया गया। यहाँ पिटसन, गंदम और गन्ने जैसी फसलें काश्त की जाती हैं।
तख्त भाई सिर्फ एक आसार कदीमा का मुकाम नहीं बल्कि इल्म, तहकीक और तारीख की खुली किताब है। सबसे पहले 1836 में फ्रांसीसी अफसर जनरल कोर्ट ने इस मुकाम की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली और 1852 में खुदाई का बाकायदा आगाज हुआ। तख्त भाई के आसपास मौजूद इलाके जैसे डकखोर, डिकखोर, शेरगढ़, चारसदा और सीरी बहलोल भी इस बुद्ध तहजीब का हिस्सा रहे हैं। खास तौर पर सीरी बहलूल जो कि तख्त भाई की हुदूद में आता है, आज भी तहकीक का मुंतज़िर है। तख्त भाई हमें खामोश रहकर भी बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ रिहाइश के लिए इमारतें नहीं बनाता, वो इनमें अपने ख्वाब, अपनी दुआएं और अपनी तारीख भी छोड़ जाता है। ये मुकाम सिर्फ कदीम बुद्धा तहजीब की अक्कासी नहीं करता बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर बसने वाली हर तहजीब, हर नस्ल और हर अकीदे की इज्जत का सबूत है। ये हमारी पहचान है, हमारा फख्र है। आज भी दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और बैरून मुल्क से आने वाले मेहमान इस मुकाम की अजमत देखकर हैरान रह जाते हैं। तो आपने पैकेज मुलायजा किया तख्त भाई पर, और तख्त भाई के बाद अब कौन सा हम पैकेज चलाने चाहते हैं? अच्छा, तख्त भाई की पूरी हिस्ट्री आपने जान ली। अच्छा, जेनजी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जेनजी के लिए जितनी नॉलेज मॉर्निंग स्पॉट के अंदर कोशिश करते हैं कि मिल सके तो घर बैठे बैठे मिले। और आप एक काम भी कर सकते हैं, आपको एक और ऑफर दे रही है एनटीएन न्यूज़ ने कि आप उन जगहों का विजिट भी कर सकते हैं, अपने टूरिज्म को और मजीद एडवेंचरस बना सकते हैं। टेक्सला की जरा बात करते हैं कि वक्त के दरीचों में जाके तो एक ऐसी सरजमीन नजर आती है जो सदियों से तहजीब, फन और इल्म का मरकज रही है ना। जबकि कदीम तहजीबों की अगर सरजमीन की बात करें ना, गंधारा आर्ट की पहचान सदियों के राज अपने दामन में समेटे खामोश पत्थरों की सरगोशियां सुनाती है। ये टेक्सला के हवाले से भी एक रिपोर्ट है, वो भी जरा जानते हैं। बहुत जमाने पहले बरसगीर की जमीन पर एक ऐसा शहर आबाद हुआ जिसे तहजीबों का गहवारा कहा जाता है। ये शहर था टेक्सला, कदीम गंधारा आर्ट और सकाफत का जिंदा सबूत। यही वो शहर था जहाँ मशहूर बादशाह अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य का बसेरा रहा। 6वीं सदी कबल मसीह तक टेक्सला ईरान का सूबा था। बाद में 7 शाही खानदानों ने यहाँ हुकूमत की। ईरानी, यूनानी और हिंदुस्तानी तहजीबों का संगम यहाँ की फिजाओं में घुला हुआ था। शायद यही वजह थी कि बरसगीर की पहली अजीमुशान यूनिवर्सिटी भी टेक्सला में ही कायम हुई, जहाँ दूर दराज इलाकों से लोग इल्म हासिल करने के लिए आते थे। मशहूर फलसफी चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र भी टेक्सला की इन्हीं वादियों में लिखी थी। पूरी दुनिया की सबसे पहली जो ग्रामर की किताब लिखी गई है वो टेक्सला में लिखी गई है, पानीनी ने लिखी है। और इसी तरह एक जो ऑपरेशन करने वाला था उसने सबसे पहले टेक्सला में ऑपरेशन किया उस जमाने में, वो उस्ताद था। और इसी तरह वो जो तिब का महर था चरद, वो भी टेक्सला में था। इसी तरह एक बहुत बड़ा पोट्री में, शायरी में नाम था अशुघोष, वो भी टेक्सला में था। यानी टेक्सला इल्मी मैदान में एक बहुत बड़ा मकाम रखता था। यहाँ दुनिया भर से तलबा पढ़ने के लिए, बल्कि शहजादे, उमरा और वजीर बनने के लिए आते थे। कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम 326 कबल मसीह में यहाँ आया तो इस शहर की अजमत ने इसे महसूर कर दिया। इसने टेक्सला पर कब्जा किया और 5 दिन तक यहाँ क़याम किया। फिर 190 कबल मसीह में यूनानी हुक्मरान दरमेश ने इसे फतह करके अपना पाया तख्त बनाया। चूँकि टेक्सला 3 बड़े तिजारती रास्तों का संगम पर वाक़या था, इसलिए ये शहर जल्द ही एक अजीम तिजारती मरकज बन गया। इसका जिक्र हिंदू, जैन और बुद्ध मत की कदीम किताबों में भी मौजूद है। वक्त गुजरता गया और 1913 में जब जहाँ खुदाई शुरू हुई तो जमीन ने अपने सीने से ऐसे राज अफशा किए जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। 1934 तक ये सिलसिला जारी रहा और जो नौदरात बरामद हुए इन्हें महफूज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने टेक्सला में एक अजीम म्यूजियम भी कायम कर दिया। यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल टेक्सला को हेरिटेज सिटी की तर्ज पर सहूलियात से आरास्ता करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 4 अरब 20 करोड़ रुपए की खती रकम की मंजूरी दे दी। सैयद कमर अब्बास, एनटीएन न्यूज़, टेक्सला। ये आपने टेक्सला पर बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट देखी और आने वाले वक्तों का ये वो जो है वो हिस्सा होगा ज़मीन का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी होगा। और यहाँ पर जो कदीम आपने तारीखी गंधारा आर्ट देखी, ओह माय गॉड, जबरदस्त। मतलब जेनजी ने भी आज देख लिया होगा ये आर्ट। इतने तारीखी विरसे मौजूद है हमारे पास। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम कंडीशन जो चाइल्ड है, ऑटिज्म, उस पर बात करेंगे और इनकी देखभाल कैसे होती है, इनकी ग्रूमिंग कैसे होती है, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनकी नशोनुमा में और इनकी तरबियत के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। ये लोग खास बच्चे होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है स्पेशल चाइल्ड। इनकी स्पेशल नीड्स होती हैं,
इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो नेक्स्ट सेगमेंट में इस हवाले से बात होगी। स्टे विद अस।